हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। आज मैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारे इंडिया में जो होने वाला है G20 समिट 2023 में सितंबर के महीने में होने वाला है। इसके लिए रिगार्डिंग मैं कुछ डिस्कस करूँगा कि इंपॉर्टेंट है इंडिया टर्म्स में और किस तरह इंडिया इसका बेनिफिट ले सकता है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके थीम से, जो कि 18th G20 समिट न्यू दिल्ली में होने वाला है, जो कि सितंबर महीने में 9 एंड 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में किया जाएगा। और जो है इसका थीम रहेगा वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेचर, सॉरी वन फ्यूचर। अब इम्पोर्टेंस क्या है G20 समिट का? G20 है क्या एक्चुअली? इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म कंपेयरिंग, मतलब एक 19 मेजर कंट्रीज और यूरोपियन मेंबर्स। ठीक है, यूरोपियन मेंबर्स आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज होती है, उसके कुछ मेंबर्स कंट्रीज को मिला के यूरोपियन मेंबर्स बनाया जाता है। ये एक बेसिकली क्या है, कुछ मेजर इशू से, है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, कुछ मेजर इश्यूज होते हैं जो वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमने देखा काफी बार 1999 में, जो कि हम आगे बात करेंगे, 2008 में, जो कि इस समय ग्लोबल क्राइसिस हुए थे। ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब इससे इफेक्ट ये पड़ा था कि भाई और भी चीजें हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट होता क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फ्यूचर में हमारी जो आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके लिए बचा के रखना। अब मैं बात करता हूं इसके फॉर्मेशन का, जो मेन मुद्दा क्या था। ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है तो पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस काफी ज्यादा चलते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब था कि उस समय इकोनॉमिकली हर एक कंट्री, हर एक देश इकोनॉमिकली काफी अनफिट था। तो उस चीज को देखते हुए 1944 में एक ब्रिटन वुड्स ट्वेंथ कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, जिसमें दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन निकल के आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। यू नो कि जो है इंडिया, किसी भी कंट्री को यदि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर टर्म्स के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशंस, लाइक बेसिक फैकल्टीज को डेवलपमेंट करने के लिए ये जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो स्टेप्स, क्या स्टेप्स लिए गए थे फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, सबसे पहला 1970s में वर्ल्ड में 7 मेजर डेवलपमेंट कंट्री थी। ठीक है, G7, जिसमें रशिया, कनाडा, नीदरलैंड, USA, चाइना, ऐसी भी 7 कंट्रीज जो थी, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे कहा गया G7 ग्रुप। बट इन ग्रुप में कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया गया जो कि अंडर डेवलपमेंट थी या फिर अनडेवलपिंग कंट्री थी, उन कंट्री। बट जब 1999 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जो कि थाईलैंड से शुरुआत हुआ था, जो कि नॉट उस समय बहुत बड़ी कंट्री नहीं थी, बट उस समय जब क्राइसिस चालू हुआ था उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखा गया। तो जो G7 के मेंबर्स थे और अदर कंट्रीज के मेंबर्स, उनको लगा कि भाई हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो कि डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशन को मिला के बनाया जाए। तो होता क्या है कि 1999 में कैनेडियन फाइनेंशियल मिनिस्टर पॉल मार्टिन के अंडर में एक ग्रुप बनता है। ठीक है, एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप को कहा गया है G20 ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप को क्या कहा गया, G20 ग्रुप। बेसिकली ये एक इरेगुलर बॉडीज, मतलब इसका कोई इनिशियल स्टेज में कुछ इरेगुलर बॉडी से कुछ भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा क्या होना है, ये सब चीजें डिसाइड नहीं थी। बट होता क्या है, फिर से एक बार आपको पता होगा 2008 में एक यूएस से एक फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हुआ था, जो कि काफी बड़ा था और काफी इंडिया, वर्ल्ड की काफी बड़ी इकोनॉमिक्स को क्राइसिस मतलब काफी इफेक्ट किया था उस समय। ठीक है, तो उस समय डिसाइड करते हैं, G20 के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हम एवरी ईयर जो हमारे लीडर्स होते हैं, सब चीज होते हैं, इनके द्वारा एक हमारी समिट की जाएगी। ठीक है, जितने भी समिट मेंबर के हेड होते हैं उनके द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 20 कंट्रीज है, आगे हम जैसे कौन कौन सी 20 कंट्रीज थी जो कि समिट मेंबर्स थे। ठीक है, तो उनके समिट मेंबर्स ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हम एनुअली इस चीज की मीटिंग करते हैं, और साथ में जो फाइनेंशियल मिनिस्टर
और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स से, सभी कंट्रीज के 20 मेंबर्स कंट्रीज के, ठीक है। तो हम डिसाइड किए कि हर साल हम 2 मीटिंग जो है रखते हैं, जो कि देखेंगे क्या प्रोग्रेस होती है, क्या क्या चीजें डिसाइड होती है। अब इस वीडियो में हम स्लाइड में जाएंगे कि हम कौन कौन सी कंट्रीज थी जो कि G20 नेशन में शामिल थी। सबसे पहले कनाडा, यूनाइटेड नेशन स्टेट, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइना, इंडिया, टर्की, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, Italy, United Kingdom and France. These are the major G20 countries जो कि इनिशियली स्टेट में एक फॉर्म की हुई थी और बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इनवाइट किए जाते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इनवाइट किए जाते हैं। इसमें एक ऐसी कंट्री का नाम भी लूंगा मैं जो कि which is not the part of the G20 summit, G20 group, but they are initially, means from the starting of the summit, they are invite that country just to attend the summit, right? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला जो ग्रुप है वह अफ्रीकन यूनियन, सेकंड आता है आसियान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, सॉरी एक्चुअली मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एक है ना, एक वर्ड हो गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका's डेवलपमेंट ऑर्डर and NEPAD, Organization for Economic Cooperation Development, United Nations, African Union, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये क्या है, ये मेंबर्स इनवाइट किए गए थे जो कि इनवाइट किए जाते हैं। अब बात करता हूं मैं स्पेन की, ठीक है। स्पेन जो कि एक इनवाइटिंग मेंबर, बट इट दैट इज नॉट द G20 ग्रुप, जो 20 का मेंबर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सिग्निफिकेंस क्या थे, इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे जो कि बताना चाहूंगा कि जब 1999 में जब क्राइसिस हुआ था, तो उस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो अपने वर्ल्ड पे काफी इफेक्ट करी थी। जब 2008 आया तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज भी अपना वर्ल्ड का काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे हमारे जो G20 ग्रुप के जो नेशनल कंट्रीज हैं वो 85% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, 60% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करते हैं, और 75% ऑफ ग्लोबल के एक्सपोर्ट जो होते हैं जो कि इस पे ही डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग, इसके अगर सिग्निफिकेंस क्या थे, स्टैंडिंग फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट होते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशंस को सपोर्ट करना, कोऑर्डिनेट फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस प्रोवाइड करना, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल इंक्लूसिव इंक्रीज इन लैंडिंग्स, रिफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कुछ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें रिफॉर्म्स करने, जो भी क्राइसिस होते हैं, जो पिछले सबक लेके क्राइसिस को इम्पैक्ट, उसके जो भी कंट्रीज वर्ल्ड में इम्पैक्ट हुआ है वो ना हो दोबारा। ट्रेड फैसिलिटेशन, जो भी वन कंट्री दूसरी कंट्री में जो भी ट्रेड्स वगैरह होते हैं उसको, उस एग्रीमेंट को थोड़ी बेहतर बनाना। टू बिग टू फेल, मतलब बहुत कंट्रीज तो काफी बड़ी थी, इजीली जो है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जो कमिट करते हैं वो नहीं हो पाता है। हम जानेंगे कि G20 समिट किस तरह बेनिफिशियल भी है, एक नुकसान भी है। अब मैं बात करता हूँ G20 के प्रेसिडेंट सी कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि G20 में कभी भी इसका ना एक परमानेंट सेक्रेटरीज रहा है, ना एक प्रेसिडेंट रहता है इसके लिए चलाने के लिए। लाइक जैसे कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IMF है और यूनाइटेड नेशन है, ऐसी और भी कंट्रीज हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें परमानेंट मेंबर्स रहते हैं। बट G20 ग्रुप में एक परमानेंट मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज नहीं होता है। अब इसमें होता क्या है कि G20 के 20 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो उसमें प्रेसिडेंसी क्या होती है, रोटेट होती रहती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, एक होता है प्रीडिसेसर, प्रेसिडेंट एंड सक्सेसर। जब ये सब साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, ये होते हैं, कहलाते हैं ट्रॉकिंग, ठीक है,
मतलब जो ट्रैकिंग जो रहेगा मतलब साथ में प्रेडिक्शन को क्या होता है कि जो पहले जो करंट प्रेसिडेंट है उसके पहले के जो जो प्रीवियस समिट होता है उसका प्रेसिडेंट सक्सेसर वो थे जो कि आने वाले हैं, जहां सबमिट होने वाला है वो सक्सेसर जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि आप देखेंगे तो अभी करंट में इंडिया में जो समिट होता है वो जो है इंडिया के अंडर किया जा रहा है। इंडोनेशिया, ठीक है, जो प्रीवियस समिट हुआ था इंडोनेशिया में, अब 2024 का जो समिट होगा वो ब्राजील में होना है। तो ब्राजील का जो वो क्लाइंट सक्सेस है, इंडिया क्या है प्रेसिडेंट है, और पेडिसन क्या है हो गया इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बताऊंगा आपको कि ये काम कैसे करता है। G20 के टॉप लीडर्स जो होते हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको शेरपा कहते हैं। आपने कभी भी सुना होगा, तब शेरपा सुना होगा जब हमारे कहते जब नॉर्थ इंडियन होते हैं, जहाँ हिमालय साइड जाते हैं, तो एक शेरपा होता है वहां पे जो कि गाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो इनको कहते हैं शेरपा टैग कहते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है शेरपा। अब जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे फाइनेंशियल ट्रैक। शेरपा को हम ये जो लीडर्स को कहलाएंगे अब शेरपा ट्रैक, और जबकि कहलाएंगे यहाँ फाइनेंशियल मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को कहेंगे फाइनेंशियल ट्रैक। अब इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जो जितनी भी कंट्री हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप में बेसिकली 4 मेंबर होते हैं। ठीक, अब पहला समिट जो हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप जाएंगे एग्जाम में भी पूछ जाते हैं कि पहला समिट होता है जो कि वॉशिंगटन डीसी में था। 17 समिट जो हुआ था बाली इंडोनेशिया। 18 समिट जो कि होने वाला है न्यू दिल्ली में, जिसका ठीक है 9th एंड 10th सितंबर को न्यू दिल्ली में होगा। 19 समिट ब्राजील में होना है। ठीक है, इसका जो एक्सैक्ट जगह है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट है कि कुछ चीजें जो कि समिट्स में कुछ लोगों को ऐड किया गया था, कुछ बॉडीज को ऐड किया गया। सबसे पहले 1999 में फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक्स गवर्नर को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था समिट के लिए। ठीक है, समिट इसमें मतलब क्या था ना, इसमें इंटर होंगे। 2010 में लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर को एंट्री दी गई थी, जो कि कंटिन्यूसली तब से आज तक अभी भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर को 2017 में अलाउ किया गया था। ठीक है, और 2012 में जो हुआ था ये यहाँ पे हमने ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर्स को अलाउ किया था समिट पार्टिसिपेट करने के लिए। अब G20 में कुछ इशू एड्रेस किए गए थे जो कि वर्ल्ड में जो कि मेन रीजन था G20 को फॉर्म करने का। सबसे पहला था फाइनेंशियल मार्केट। वो जब फॉर्म हुआ था उस समय ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण फाइनेंशियल सेक्टर में इकोनॉमिकली बहुत सी कंट्री पे इफेक्ट हुआ था। देन करप्शन पे फोकस करना, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, हमारे इंडिया में काफी ज्यादा है। टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी, जो भी टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी होती है जो भी अपने इंडिया में चाहे और सब वर्ल्ड, उनको रेगुलेट करना होता है। वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करना है कि वो उनका पार्टिसिपेंट हो हर चीज में। ठीक है, ट्रेड को इंक्रीज करना होता है, एजेंडा 2030 या फिर सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को जो हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास चीजें हैं, उनको सही तरीके से उन पर पहुंचाना। दैट इज द मेन गोल फॉर टू द सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर पे फोकस करना, जो कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी होते हैं उनको कम करना, और जो इन्वायरमेंट को खराब नुकसान ना पहुंचाए ऐसी चीजों को जो है यूज करना। क्लाइमेट चेंज इंडिया का हमेशा, वर्ल्ड का भी, क्योंकि आज के समय में क्लाइमेट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, राइट। ग्लोबल कार्बन अमिट, और जिसके कारण काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड एज वेल। काफी लोगों को, जैसे कि अभी हमने देखा हुआ कि ले ऑफ काफी कंपनीज जो हैं बहुत से एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल हेल्थ, हमने इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखा था। ठीक है, कोविड जो आउटब्रेक हुआ 2020 में चाइना की तरफ से हुआ था, जो कि वर्ल्ड में काफी बड़ा प्रॉब्लम था। अभी भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन सावधानी रखनी पड़ती है इस चीजों में। ठीक है, अब एनर्जी, जो कि इंडिया ग्लोबल एनर्जी
इंडिया हमेशा अभी जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब एंटी टेररिज्म, जो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल एंटी टेररिज्म को जो है फेस कर रहा है, ठीक है। ये जो मेन रीजन थे ये एड्रेस किए गए G20 समिट में। अब चैलेंजेस क्या क्या है, अब चैलेंजेस की बात करता हूँ। नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को फोर्स नहीं किया जाता है कि भाई आप ये चीज करो, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी कंट्री इस चीज को सीरियस नहीं लेती है। नो लीगली बाइंडिंग, कोई पर्टिकुलर फोर्स ला दी कि आपको ये करना है, बट ये नहीं डिसाइड किया जाता है कि उस चीज को करने के लिए आपको करना ही करना है, अदरवाइज आप पे केस लिया जाएगा। सिक्योरिंग ग्लोबल हेल्थ, हमने एग्जांपल मैंने बात किया था कि कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 जो हुआ था सबसे बड़ा आउटब्रेक था वर्ल्ड में, ठीक है। आउटब्रेक था जो कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि काफी वर्ल्ड की बहुत सी कंट्री की सफर हुई थी। ऐसी अंडर डेवलप्ड कंट्री थी जो कि उनको भी सफर, इवन अभी चाइना में अभी भी केसेस आ रहे थे, और इसका प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसमें डेली कम से कम लाखों केस डेली आ रहे, जिसका काफी ज्यादा नुकसान उनको, मतलब ऐसा लगा चाइना खत्म हो गया है, बट ऐसा नहीं हुआ था। अब फीलिंग इकोनॉमिक रिकवरी, पैंडेमिक के कारण बहुत सी कंट्रीज की जो थी इकोनॉमी काफी डाउन चली गई थी, लेकिन उन्होंने टाइम लिया और धीरे धीरे रिकवरी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी धीरे जा रही है, लेकिन अब बट इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उस हम बॉल को जितना हम फेंकेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बॉल को यहाँ फेंका, अब जितनी जोर से मैं नीचे फेंकूंगा उतनी जोर से ही वो ऊपर जाएगी, ठीक है। सेम चीज बहुत सी कंट्रीज की इकोनॉमी नीचे डाउन गई है, बट उन्होंने रिकवरी लेना चालू कर दिया है। नेक्स्ट, डिजिटल रिवोल्यूशन। आज भी हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वहां पे डिजिटली है रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत चीजें हैं जिसके कारण वहां डिजिटल रिवोल्यूशन आना इतना इजी है। बट लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे डिजिटल रिवोल्यूशन को लाना काफी ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, यूपीआई पेमेंट को अलाउ किया है। यूपीआई पेमेंट क्या होता है, यूपीआई के थ्रू जो है हमें पेमेंट इजिली कर सकते हैं। बट अब हम इसके बारे में आगे बात करूंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज रिस्क, काफी हमने पेरिस समिट हुआ था, आपने 2015 का याद होगा, 2015 में पेरिस समिट हुआ था, क्लाइमेट समिट, जिसमें डिसाइड किया गया था कि इंडिया के वर्ल्ड में जो ग्रीन एनर्जी होती है, ठीक, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक, इनमें काफी ज्यादा इनमें क्या करते हैं, इन पर डिपेंड करें, ना कि हम दूसरी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो भी एनर्जी होती है जैसे कूल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, इन पर डिपेंडेंस ज्यादा ना रखें। नेक्स्ट है ग्लोबल चेंजेस फॉर टैक्स रिफॉर्म। वर्ल्ड वाइड काफी चेंजेस की, मतलब बहुत सी कंट्री में काफी अलग टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे लाइक इंडिया में काफी अलग टैक्स हैं, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज में क्या टैक्सेस के फॉर्म अलग अलग हैं, तो उनको सही तरीके से एक सही ट्रैक में लेके आना, ये चेंज था। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हम नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी को, हमें जो टारगेट है, हमें मोदी जी के द्वारा टारगेट डिसाइड किया गया था, 500 गीगावाट जो है नॉन फ्यूजल एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है। अब 50% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल, हमने 2023 तक जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है उनमें 50% रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ा देना है। इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030 तक। जो हमें कार्बन एमिशंस होते हैं, ठीक है, जो कार्बन जो इंक्रीज होता है उसको कम करना, ठीक है। रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 40%, ठीक है, 40% करना है, और टारगेट ऑफ नेट जीरो, ये हमने डिसाइड किया था। अब नेक्स्ट है प्योरिटी एरियाज का, क्या था सबसे पहला, इश्यूज ऑफ टैक्स एवेशंस, फाइट अगेंस्ट करप्शंस, टेरर फंडिंग एंड स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेस, मतलब जो कि हम माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं जो कि वन कंट्री से इलीगली वहां ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और वहां पर जाकर शरण ले लेते हैं, वहां पे रहना लगते हैं, और इससे उस पर्टिकुलर कंट्री पे इफेक्ट पड़ता ही है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी काफी चल रहे हैं, यूएस में,
चाइना में नहीं, चाइना के लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे इस तरह की चीजें चल रही हैं। मार्केट एक्सेस फॉर प्रोडक्ट्स जो जेन्युइन दवाई होती हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड जब वर्ल्ड वाइड अलाउ करना होता है, अलाउ किया जाए। सेकंड, रिफॉर्म्स इनटू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रियल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपको एक जो प्रीवियस जो स्लाइड है, मैं वहां बात करता हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पे अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हमें शो करना है कि को वर्ल्ड को शो करेंगे कि हम एक्चुअली है क्या। हमारी इंडिया की हमेशा कमियों को दिखाया जाता है, ना कि इंडिया की जो है हमारी जो ताकत है उनको दिखाया जाता है। सेकेंड चीज, हमारी कल्चर को शो करना, प्रोग्रेस करना। ये G20 का मेन समिट है। फॉर एग्जाम्पल, कतर वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वहां उनको कोई भी उनको बेनिफिट नहीं है, बट था कि मेन रीजन क्या था, मेन था उनकी प्रोग्रेस को, उनके कल्चर को शो करना। सेम चीज इंडिया पे इंप्लीमेंट हो रही है। हम शो करेंगे जो हमारा इंडिया का जो फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई कैश ट्रांसफर, जो कि अभी जो यूरोप में समिट हुआ था वहां पे लोगों को शो किया गया था कि हमारा जो यूपीआई ट्रांसफर है काफी ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसफर। साथ में हमने एक स्टेप और लिया है, अब यूपीआई ट्रांसफर जो है हमने इंटरनेशनली जो उसको क्या कर दिया है, वैलिड कर दिया है। आपको सिंपल सा एप्लीकेशन में जाकर, गूगल पे एप्लीकेशन में जाके इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांसफर को जो है इनेबल करना होता है। अब जो सेकंड और हमें शो करना कि हम ग्रीन एनर्जी पे, जो ग्रीन एनर्जी होती है, ठीक है, हम उस पर कितना लायबल है, ये सब चीज शो ऑफ करना। ठीक, ये सब मेन जो है हमारे चीजें, मेन जो है टारगेट था हमारा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ वे अहेड, कुछ चीजें अब क्या की जा सकती हैं टिल नाउ गोइंग लाइट टेक की, जो भी हमने चीजें की हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हमने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग रूल्स निकाला, कोई कंट्री फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, बट उस चीज को लाइट टेक में लेकर ना, डिमांड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पर्सन की किसी चीज की स्किल्स को बढ़ाना, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न कंट्रीज काफी अच्छी टेक्नोलॉजी, कुछ सदर्न प्लेट कंट्रीज होती हैं जो कि वहां पर टेक्नोलॉजी कम है। तो साउथ नेशन में जैसे फॉर एग्जांपल इटली हो गया, और भी कंट्रीज, इटली हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो इन कंट्रीज में जो है टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो उसको जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके आना, पॉलिसीज फॉर इनोवेशन इंडस्ट्री के में पॉलिसी लेके आना, रीडिफाइन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, साथ में मिलकर काम करना, लेस टॉक एंड मोर एक्शंस, जो कि मेन हम बात कम करना है और लेकिन एक्शंस कम ज्यादा लेना है, ठीक है, जो कि मेन समिट था। अब हाँ, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह इनवाइटिंग कंट्री कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये अभी जो करंट टाइम पे, ठीक है, करंट टाइम पे अभी वर्ल्ड पे जो इंडिया के सेक्रेटरिस्ट है वो बनाए गए हैं, ठीक है, इंडिया के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और इस तरह हम जो हमारी नेशन कंट्रीज होती है, जो कि इनसे हमारे रिलेशनशिप ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इनको इनवाइट किया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज सब बिल्कुल बताइएगा, और साथ में मैं आपसे विश करता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।